सबसे पहले बताएं कि आज कौमी असम्बली से फिर 27वीं आईनी तरमीम पास करा ली जाएगी और क्या नवाज शरीफ साहब भी आएंगे वोट देने के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि असम्बली का एजेंडा जारी किया गया है जी, उसमें 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी जो है उसका हिस्सा है। और आज वैसे सारा दिन जो है डिबेट होगी इस पर। कल भी जिस तरीके से डिबेट हुई, सुबह इजलास शुरू हुआ और मगरिब के बाद जो है वो ख़त्म हुआ। आज भी इस पे डिबेट होगी, कुछ लोगों की तकारीर है और उसके बाद जो है ज़ाहिर है हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी मौजूद है, तो उसके मुताबिक से मंजूर कराया जाएगा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उसका बाकायदा हिस्सा होंगे इजलास का। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के सुपर वोट के बाद ही तरमीम मंजूर होगी। और अगर ड्यू टू सम रीजंस अगर आज जो है इजलास लंबा चलता है और कुछ लोगों की तकारीर या इस पर जो है फर्दर डिबेट होना बाकी रह जाती है, तो मैक्सिमम कल मंजूर करा ली जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आज, चूंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस्लामाबाद में नेशनल असम्बली के मेंबर्स और फेडरल मिनिस्टर्स के बैरूनी दौरे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कैंसिल किए थे। कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी इस तरह की तरामीम जो है वो आती हैं तो पार्टीज़ के जो सरबराह हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो अपने एमएनएस को, सेनेटर्स को पाबंद कर लेते हैं कि आपने ये जो है शहर से बाहर नहीं जाना। तो इस हवाले से भी तरमीम जब आ रही थी तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हिदायत जारी की थी अपने एमएनएस को भी, सेनेटर्स को भी। सेनेट से चूंकि अभी पास हो चुकी है, एमएनएस जो है वो ज़रा ये इजलास वैसे जुम्मे तक चलना है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ज़ाहिर है कुछ अपने जो एमएनए साहिबान हैं उनकी सहूलत को देखते हुए अगर आज इसको जो है वाइंड अप कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट। तो हुज़ैफा, हमारे पास हमें देखने में आया कि सेनेट में हमारे पास या हुकूमत के पास दो जो थे वो वोट कम थे और वो पूरे हुए जेयूआई की जानिब से, सेनेटर सैफुल्लाह अबरू की जानिब से। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा था कि हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर पूरे हैं, तो अगर पूरे थे तो इस पर बहस करा लेने में क्या बुराई थी? नहीं, ये देखिए नंबर तो पूरे हैं बिल्कुल, जो 223 या 24 वोट दरकार है 2/3 के लिए, लेकिन हमारे पास तकरीबन 234 वोट से भी ऊपर वोट है। लेकिन हम तो बहस इस पे करा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट की कार्रवाई का खुद बाइकआउट किया और तरमीम आने से पहले ही ये तासुर दिया कि हम इस तरमीम के हक में नहीं है, हम इस तरमीम का बाइकआउट करते हैं। और उन्होंने अपना जो सोच थी या अपनी राय थी उसका इजहार पहले कर दिया। तो ऐसे लोगों से मतलब क्या बात करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो इनकारी हुए। इसी तरीके से नेशनल असम्बली के अंदर तो मैंने आपको बताया कि कल डिबेट हुई है, आज भी डिबेट होगी और अपोजिशन जो अपनी राय रखना चाहती है राय रखे, जरूर रखे। और अगर अपनी वो तरामीम साथ पेश करेंगे तो हम उन्हें रोक नहीं सकते, ना रोकेंगे। हम तो पहले दिन से कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, आप असम्बली कार्रवाई का हिस्सा बने। अगर आप इस तरमीम से इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो कम से कम रिकॉर्ड के लिए आप उसमें कंट्रीब्यूट तो करें। बेशक आपका वोट हमारे खिलाफ जाए, लेकिन वो जाहिर है हिदायत आती है अडियाला से कि मैं ना मानू वाली पॉलिसी है। हर चीज जो है वो जुड़ी होती है, किसी तरीके से बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई अमल में आ जाए, कोई डील हो जाए। अदरवाइज उनका कोई एजेंडा नहीं होता कि बजट इजलास आए तो उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें, आवाम के लिए कंट्रीब्यूट करें, आवाम के नुमाइंदे हैं, कोई हुकूमत को अच्छी तजावीज़ दें। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं जी हम बाइकआउट कर लेंगे या हम इस तरमीम को मानते नहीं है। उसके ऊपर बहस आकर आपके चैनल्स पे शाम को करते हैं। वो बहस अगर आप असम्बली फ्लोर पे कर दें, असम्बली रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। आज आपको चेहरे नहीं पसंद आ रहे ना हमारे, कल हमें आपके चेहरे पसंद नहीं थे 18 से 22 तक कि आरटीएस वाले हैं, ये कहते हैं कि फॉर्म 47 से 45 वाले हैं। अल्टीमेटली तो इस असम्बली ने जिंदा रहना है और इस असम्बली में ऐसे चेहरे क्या पता तो ज़फ़र रहमान साहब, वो लोग तो ये कहते हैं कि हम तो बात करते हैं तो हमें उठा लिया जाता है, हम कहीं पर किसी चीज का जिक्र करते हैं हमें उठा लिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा, बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके बाद फिर जमहूरियत बराए नाम रह गई है, ये अदलिया को कमजोर करने की चीज है और इससे वो ये कह रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब के डर है हुकूमत को कि कहीं बानी पीटीआई जो है वो जेल से बाहर ना आ जाए, तो ये सारा बंदोबस्त किया जा रहा है। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने खुद ही पहले आपने सवाल किया और फिर जो बात की मेरे ख्याल से उस सवाल की नफी हो गई, बल्कि मेरे लिए जवाब देना आसान कर दिया आपने। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस तरह धुआंधार तकरीर की है या बात की है, अगर उठाना होता तो सबसे पहले उन्हें उठाते। आपको याद होगा कि आपके जितने भी शाम को टॉक शोज होते हैं, पीटीआई के लोग इंतहाई सख्त बातें करते हैं। किसी गुफ्तगू पे तो कोई एतराज नहीं है, किसी दलील पे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी को उठाया जाता है, अगर कोई बंदा जुर्म कर आए और यहाँ तकरीर भी कर रहा हो और वो फिर इदारों की नजरों में आ जाए और उसे उठा लिया जाए, तो कहा जाता है कि मुझे तकरीर करने की पालाश में उठाया गया। वो ये नहीं बताता कि मैंने 9 मई में ये किया, मैं 26 नवंबर में ये कर रहा था, या मैंने ये क्रिमिनल जो है वो ऑफेंस किए हैं। तो बेसिकली ऐसी बात नहीं है। अगर
उठाना ही मकसूद होता, तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लोग शामों को बैठकर टॉक शोज में, असेंबली फ्लोर्स पर, ट्विटर हैंडल्स पर शदीद तनकीद हुकूमत पे ना कर रहे होते। लेकिन अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो जुर्म की पादाश में आपको जरूर उठाया जाएगा। और आप जरा जी प्लीज। और इस एतराज पे हुज़ैफा क्या कहेंगे कि आप कि जो आईनी अदालत के ऊपर उन्होंने एतराज ये उठाया कि अगर आप सारे इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से उठाकर आईनी अदालत को दे देंगे तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौजदारी और दीवानी अदालत तक महदूद रह जाएगी। इससे इत्तफाक करते हैं आप? जी, मैं इससे इत्तफाक भी करता हूँ और मैं इसके हक में भी हूँ। देखिए, हमेशा ये दलील दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई 150 पेंडेंसी है, या हाई कोर्ट्स का मिलाकर कहते हैं, और कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या पॉलिटिकल केसेस 500 हैं या 200 हैं या 300 हैं। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं और महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं। 15-16 दिन तो ये सियासी मुकदमात पे गुजार देती हैं अदालतें, और आपके चैनल्स टिकर्स चला रहे होते हैं। कभी आपने देखा कि किसी मर्डर ट्रायल का आप लोगों ने टिकर चलाया हो कि मर्डर ट्रायल को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में? बहुत चलाते हैं, बहुत शाज़ो नादिर होता है। कोई सिविल केस की बात की गई हो तो बेसिकली बेशक आपके जो सियासी केसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर ही क्यों नहीं है, लेकिन आपके जजेस हजरात मेजोरिटी अपना जो टाइम है, यानी 90% अपना वक्त महीने में उन केसेस पे लगा देते हैं। तो होता क्या है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल पाता, और जाहिर है सियासी लोग चूंकि वकील बड़ा करते हैं, चेहरा बड़ा होता है, अदालतें भी मजबूर होती हैं और उनके केसेस लग जाते हैं। लेकिन आम आदमी दायरा दीन पना या डेरा गाजी खान में बैठा हुआ शख्स, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में 2-2 साल नहीं लग पाती। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों बनी है ये मैं बता दूं आपको। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इसरार पर। उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को हज़फ करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवाया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो जजेस साहिबान थे उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, रोस्टर ऑफ सिटिंग का पता नहीं चल रहा, आपने कॉस्ट लिस्ट जो जारी करनी है उसका पता नहीं चल रहा। जजेस को जो है वो उन्होंने अगर बेंच बनाना है उसके हवाले से अख्तियार जो है आईनी अदालत के पास होना चाहिए, लेकिन वो अख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास था। तो इस हवाले से लीगल फर्टिलिटी की भी यही ओपिनियन आई कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाना है तो उससे काम नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए ताकि सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग-अलग काम करें। उसकी कंटिन्यूटी में फिर ये काम किया गया, और इस पे लोग कहते हैं डिबेट नहीं हुई। भाई हम तो डिबेट 2010 से कर रहे हैं, 2010 में 18वीं यानी तरमीम में हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त की अदलिया ने हमारे माथे पे बंदूक रखकर हमें कहा नहीं आप ये काम ना करें, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हमें बनाने नहीं दी गई। हमें पैगाम दिया गया उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे तो हम इसे टर्न डाउन कर देंगे। उसके बाद जिसकी तैनाती के तरीकेकार में जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, उनकी चीफ जस्टिस और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, प्योनर जजेस, ये सारे मिलाकर उन्होंने अपनी डोमिनेंस कायम की सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर। हालांकि वो डोमिनेंस नहीं बनती थी, उसमें पार्लियामेंटेरियन का रोल होना चाहिए था। आज हमने वही कंपोजिशन की है जो 2010 में होनी चाहिए थी, लेकिन हमें 2010 में नहीं करने दी गई। ठीक है। अच्छा हुज़ैफा रहमान साहब, अब 28वीं तरमीम का भी जिक्र, इसका भी चर्चा चल रहा है, तो इस पर बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन हो पाएगा और खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके लिए कैसे राजी किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल 28वीं यानी तरमीम का डायरेक्टली लिंक पीपल्स पार्टी के साथ ही होगा, और अगर हमारे वोट पूरे हुए पीपल्स पार्टी कन्विंस हुई तो वो आएगी। वैसे तो 26वीं यानी तरमीम में ही ये सारी चीजें आनी थी। 27वीं यानी तरमीम में जो चीजें आई हैं, इसे 243 में अमेंडमेंट इसलिए की है कि बनाने महसूस के बाद उसकी जरूरत महसूस हो रही थी। अदरवाइज मेजोरिटी चीजें तो 26वीं यानी तरमीम में होनी थी, लेकिन उस वक्त जो है हमारे इत्तेहादी नहीं माने, मौलाना फजलुर रहमान साहब से वोट लेने थे वो नहीं माने, तो 26वीं यानी तरमीम आ गई। 27वीं यानी तरमीम के टाइम हमने आर्टिकल 140A में अमेंडमेंट करनी थी कि ताकि लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाए। और पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज का जिक्र तो है आइन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है कि जनरल इलेक्शंस की तरह लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हर सूबाई और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये चूंकि प्रोटेक्शन ना होने की वजह से हर सूबाई और वफाकी हुकूमत इसे लिंगर ऑन करती है। तो ये अमेंडमेंट हम चाहते थे कि हम करें। हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से भी अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे। NFC की तकसीम के हवाले से हमारा नुक्ता नजर था कि वफाक के पास कुछ नहीं बचता, कम अज कम आप डिफेंस बजट और पेंशनर्स के पैसे निकाल कर आप इसे तकसीम कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पर राजी नहीं हुई, और हमने 27वीं तरमीम में जिन इश्यूज पे हम राजी थे उस 27th अमेंडमेंट आ गई, आज उस पर वोटिंग हो जाएगी। अब हमने उन चीजों पे काम करना है। ज़ाहिर एक लंबी डिबेट होगी। पीपल्स पार्टी को अगर हम कन्विंस कर सके तो 28वीं तरमीम आएगी, अगर कन्विंस ना कर सके तो नहीं आएगी, क्योंकि वोट पूरे नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक।